ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं ज्योतिष के बेसिक्स के बारे में सीरीज़। आप में से बहुत से लोग जो हैं इस चैनल से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप काफ़ी हद तक जो है ज्योतिष के बेसिक्स से अवगत होंगे। परंतु आज जिन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे उनमें से मेरा अनुमान है कि जो लोग पहले से ज्योतिष सीख रहे हैं और जानते हैं उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा अवश्य। और जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या ज्योतिष के नए विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हद तक लाभदायक और सार्थक सिद्ध होगा। देखिए, मेरा यह मानना है कि किसी भी विषय की जो गहराई होती है, उसका जो तत्व होता है, डेप्थ एंड एसेंस, वो उसकी आधारभूत सत्यता में छिपा होता है, बेसिक्स में छिपा होता है, फंडामेंटल्स में छिपा होता है। तो यदि हमारे आधार ही हिले हुए हैं, बेसिक्स ही हिले हैं, फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं हैं, तो आप कितने ही बड़े बड़े थ्योरीज को पढ़ डालिए, उस विषय में कभी भी पारंगत और महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। और यह हर विषय के साथ जो है ये लागू होता है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी परम सत्यता का और वेदों का दर्शन कराने का है। इसीलिए ज्योतिष इस सृष्टि में उपलब्ध है, ना कि सिर्फ भौतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताना, जैसे कि करियर क्या है, धन संपत्ति कितनी होगी, घर परिवार कैसा होगा, संतान, शादी ब्याह, यही सब जानने के लिए नहीं है। वो ये चीज़ें नो डाउट काफ़ी मैटर करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु क्या यही अंतिम तत्व है? क्या यही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या यही सर्वार्थ सत्यता है? क्या यही जीवन का परम उद्देश्य है? तो जवाब है नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ज्योतिष सिर्फ आपकी भौतिक कार्यकलापों को दिखाने के लिए ये सृष्टि में मौजूद नहीं है, वह इस बात का दर्शन कराने के लिए भी उपलब्ध है कि आप कौन हैं, आप जान सके कि हु आर यू। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? तो ज्योतिष परम सत्यता का दर्शन कराने के लिए सृष्टि में उपलब्ध है, ना कि सिर्फ सापेक्ष भौतिक सत्यता का में तल्लीन होकर एक जीवन मरण के कालचक्र में फंसे रहने के लिए निरंतर। वो हमको उस कालचक्र से बाहर निकालने के लिए भी रास्ता दिखा सकता है। आज हम ज्योतिष के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन हैं। यह चारों ओर जो एक सृजन, एक दुनिया, एक विश्व, ब्रह्मांड जो नजर आता है, ये बना कैसे, और हमारा अस्तित्व क्या है, और हमारा उद्देश्य क्या है। और ये जो 12 खानों वाली कुंडली आप देखते हैं, भले ही आपको वो समझ आए या ना समझ आए, वो कभी ना कभी तो आपने देखी होगी या किसी पंडित जी को कभी दिखाया होगा। तो वो है क्या, वो दिखाती क्या है, वो कैसे आपका 2D वर्जन है, हाउ इट ऑपरेट्स यू, वो उसको समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम ये सारी जितनी भी बातें मैंने कही, इनको सिर्फ काल पुरुष कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष का सबसे पहला पाठ है ये काल पुरुष कुंडली। और जो लोग जो हैं ज्योतिष में काफ़ी हद तक आगे एडवांस लर्नर्स या मॉडरेट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, वो इस टर्म से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि काल पुरुष कुंडली क्या होती है। पर जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैं बताऊँगा। पर जिन बातों की आज चर्चा की जाएगी, मेरा यह अनुमान है कि 90 से 95% जनता उन बातों को नहीं जानती होगी जिन बातों को आज हम चर्चा करेंगे। और ये फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योतिष है, ये पहला पाठ है ज्योतिष का। ये नहीं जानते तो बाकी आप करते रहिए, जो कुछ भी कैलकुलेशन बैठा ली हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो इधर उधर बस थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन, ज्योतिष सिर्फ प्रिडिक्शन का खेल नहीं है, इस बात को ही समझने का प्रयास करना है। ज्योतिष है अपने आप को जानो। वेद की आंखें कहा गया है ज्योतिष को। तो वेद की आंखें का अर्थ है जो दर्शन कराती है, किसका? तुम्हारे खुद का, कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। तो इसको, इन सभी रोचक विषयों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि काल पुरुष कुंडली क्या होती है, बेसिक उसमें जो है भाव और राशियां कैसे अपने रोल अदा करते हैं, इनका महत्व क्या होता है, और वो सारी बातों की चर्चा शुरू करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं, ये कुंडली है।
आप यदि इसको पहले आप ज्योतिष समझते हैं तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए समझना, कोई इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पर जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं या ज्योतिष के बिल्कुल शुरुआती विद्यार्थी हैं, बिगिनर लेवल लर्नर्स हैं, उनके लिए ये आसान बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें पहली बात ये आती है कि ये जो 12 घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो प्लेसेस हैं इन्हें हाउस कहा जाता है, हिंदी में भाव कहा जाता है। तो ज्योतिष में कुंडली बनती है 3 चीज़ों से मिला करके, एक होता है भाव, एक होता है राशि, एक होता है ग्रह। तो यहाँ पे भाव होते हैं वो हाउसेस जहाँ पे राशियाँ मौजूद हों और ग्रह बैठें। तो यहाँ पहले हाउसेस को समझ लें ये, और ध्यान रखें कि ये जो नंबर लिखे हैं इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नंबर जो है वो कभी भी, यहाँ जैसे लिखा हुआ है ऑलवेज फर्स्ट हाउस नो मैटर व्हाट नंबर इज रिटन, कोई भी नंबर लिखा हो ये हमेशा पहला भाव होगा, यानी भाव हमेशा फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं। तो हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड, दे नेवर चेंज। यहाँ पे 1 से लेके, यहाँ जैसे 1 नंबर लिखा है तो 1 की बजाय 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिख दिया जाए, ये हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाएगा। ये कभी भी, यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर लिखा है तो ये 4th हाउस नहीं होगा, ये फर्स्ट हाउस ही होगा। ऐसे ये दूसरा, जहाँ 2 नंबर लिखा है ये ऑलवेज सेकेंड हाउस होगा। यहाँ पे 1 से लेके 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिख दिया जाए, यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो भी ये 6th हाउस नहीं कहलाएंगे, इसको कहेंगे सेकंड हाउस। तो हाउस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। यहाँ कोई भी नंबर लिख दो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। 1 से लेके 12 नंबर कहीं पर भी जहाँ पे भी मर्जी हो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा भाव फिक्स्ड रहेगा, नंबर बदल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी हाउस देखना है तो यहाँ फर्स्ट हाउस, ये हमेशा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस को हम लग्न और एसेंडेंट भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग में क्या रहेगी कि फर्स्ट के बाद दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 12th, 10, 11, 12th। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 12 भाव आएंगे और इन 12 भावों में स्थित होने के लिए 12 राशियां भी होती हैं। तो यहाँ पे इस बात का अभी तक समझ जाइए कि हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड नो मैटर व्हाट नंबर इज रिटन। दूसरा पॉइंट अब देखें कि नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द राशि और द ज़ोडिएक साइन, ये कभी भी हाउस रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे कहीं पर भी, अब जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर हमेशा मेष राशि होगी। 1 नंबर यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, चाहे कहीं पर भी आप 1 नंबर पाएं, इसका अर्थ होगा कि वह राशि दिखाता है। नंबर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द राशि और द ज़ोडिएक साइंस, दे नेवर रिप्रेजेंट दी हाउसेज। तो उनको हाउसेज भाव नहीं दिखाते, नंबर्स दिखाते हैं राशि या ज़ोडिएक साइन को। और हर नंबर जो है एक राशि का फिक्स होता है। तो इनको जो है आपको याद करना पड़ेगा कि 1 नंबर हमेशा कहीं पे भी लिखी होगी वो मेष राशि होगी। ऐसे ही 2 नंबर कहीं लिखा होगा तो वृषभ राशि है, 3 मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ और फिर मीन। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आपको याद करना होगा। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले कुछ याद करते हैं बेसिक, जैसे भाई ABCD नहीं करेंगे तो याद नहीं करेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ नहीं हो सकता, ग्रामर कुछ नहीं हो सकती, लिखना पढ़ना कुछ नहीं होगा अंग्रेजी में। तो ऐसे ही ज्योतिष में बेसिक है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा कि 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। ये कहीं पर भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 की बजाय अगर मैं 12 भी लिख दूं तो 12 मतलब का अर्थ होगा ये फर्स्ट हाउस ही होगा, 12 मतलब मीन राशि होगा, तो ये मीन लग्न कहलाया जाएगा, इट इज पाइसिस एसेंडेंट। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 की बजाय मैं 1 लिख दूं तो यहाँ पे मेष राशि कहलाएंगे और ये हमेशा सेकंड हाउस कहलाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि दूसरे भाव में मेष राशि पड़ रही है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि यहाँ पर आपने 1 लिख दिया तो ये फर्स्ट हाउस हो गया, नहीं। तो यहाँ मेष राशि पड़ेगी और हाउस सेकंड होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और काउंटिंग जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं और इसको जो है ये काल पुरुष कुंडली कहते हैं। जब भी मेष राशि से ही लग्न शुरू हो जाए, यहाँ क्या हो रहा है, बाई चांस मेष राशि ही पहले भाव में आ गई है। एरीज इज द फर्स्ट साइन एंड इट इज कमिंग इन द फर्स्ट हाउस। तो ये काल पुरुष कुंडली कहलाती है। काल पुरुष कुंडली का मतलब है कॉस्मिक चार्ट, सिंपल। तो कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर हम देखते हैं वो काल पुरुष कुंडली कहा जाता है उसे। अब यहाँ पे बाई चांस क्या हो रहा है कि ये मेष लग्न ही बन चुका है, क्योंकि एरीज इज फर्स्ट साइन एंड दिस इज द फर्स्ट हाउस।
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिए, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है, हाउसेज आर फिक्स्ड, राशिज आर कैन चेंज एंड दे आर मूवेबल। नेक्स्ट पॉइंट, हर राशि का एक रूलर होता है, ठीक है, हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है जिसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हर राशि का एक स्वामी ग्रह है, जैसे मेष राशि में यहाँ देखिए स्वामी ग्रह लिखे हुए हैं, तो मेष का रूलर जो है वो मंगल है, ऐसे ही वृषभ का शुक्र, फिर मिथुन का आपका बुध है, कर्क का चंद्रमा, सिंह का जो है सूर्य, फिर कन्या बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक केतु और मंगल दोनों, फिर धनु आता है आपका बृहस्पति या गुरु, और मकर और कुंभ दोनों के दोनों शनि के हाथ में होते हैं रूलरशिप, और 12वां भाव नहीं, मीन राशि वो रहेगा गुरु के हाथ में। तो ये हमारी रूलरशिप है। आपको 3 चीज़ें बस याद करनी है कि हाउस कहाँ है जो फिक्स थे, राशियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का सीक्वेंस क्या है, और हर एक का रूलर कौन है, बस ये आपको याद कर लेना बेसिक। अब बात करते हैं मेन, कि ये जो है यहाँ पे 5, ये सृजन कैसे शुरू हो रहा है, हाउ डज दिस चार्ट रिप्रेजेंट यू, आपको कैसे दिखाता है। तो इसमें अपनी चर्चा को एक दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं, जो कि दार्शनिक है स्वभाव में। यदि आपकी थोड़ी बहुत भी एक जानकारी अद्वैत वेदांत या त्रिक सिद्धांत में है, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग अगर अद्वैत फिलॉसफी या कश्मीरी शैविज़म या तंत्र फिलॉसफी में कुछ भी है, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अगर नहीं है तो मेरा जो है यहाँ पे सिंपल सा प्रयास है कि आप काफ़ी हद तक इसको गहराई में सरल भाषा में समझ सकें। तो पहले हमें यह जानने के लिए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, और ये जिस तरीके का हमारा जीवन है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड प्राणियों की तरह जी रहे हैं, और हर समय एक प्रयास है कि सत्य क्या है इसकी खोज कर सकें। तो ये इसको समझने से पहले हमें अंतर्वलोकन करना होगा और ये समझना होगा कि अंतिम सत्यता है क्या, ताकि फिर हम इसको बारीकी से देख सकें। तो पहली बात तो यह रहती है कि अंतिम सत्यता का जो अस्तित्व है वो पूर्ण अद्वैत शुद्ध चैतन्य का होता है, यानी अल्टीमेट रियलिटी इज ऑलवेज ऑफ द नेचर of non-dual pure existence consciousness bliss which is beyond space time and causation। यानी अंतिम परम तत्व या सत्यता पूर्ण शुद्ध अद्वैत चैतन्य के स्वरूप में स्थित है, जो कि देश काल और निमित्त के परे होती है, जो कि स्पेस और टाइम और कॉजेशन के परे है। 2 बातों को समझें। पहला कि कोई भी चीज़ जो कि परिवर्तनशील है, जिसमें चेंज पॉसिबल है और जो इम्परमानेंट है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी को सिग्निफाई नहीं कर सकती। और दूसरा, कोई भी यदि आपकी चेतना जिसको महसूस किया जा सकता है, यानी जिसका एक्सपीरियंस पॉसिबल है, अनुभव पॉसिबल है, तो वह भी एब्सोल्यूट रियलिटी यानी पूर्ण अंतिम सत्यता को नहीं दर्शाएगी। तो 2 बातों का ध्यान रखना है, एनीथिंग वेयर चेंज इज पॉसिबल एंड एनीथिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस, तो वो सत्य नहीं होगा। और उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जिस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, और हमारी तलाश सब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? हम खुद। हम कर क्या रहे हैं, हम कौन हैं, हमें यही तो नहीं पता है। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि जिस माया में हम जी रहे हैं, यहाँ इतना ज़्यादा असमंजस है कि हम कई दफ़ा ऑब्जेक्ट को ही, वस्तु को ही अपने आप से सरोकार कर लेते हैं, सब्जेक्टिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है। और दूसरा, हर वह चीज़ जो कि क्षणभंगुर है, जिसमें परिवर्तन संभव है, उसको हम अखंड सत्य मान लेते हैं, जो कि असंभव है। तो इसको 2-3 सिंपल बातें हैं, बाकी यहाँ कोई बहुत गहरी फिलॉसफी का लेक्चर नहीं होगा। सिंपल सी बात ये रहेगी कि आपको अपने शरीर पर इसको लागू करना है। क्या आपका शरीर इस 2 चीज़ों को सेटिस्फाई करता है? अगर करता है तो अब हम देखेंगे कि हम अगर धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्ट करते चले जाएं, भेदते चले जाएं, तो एक स्थिति तक पहुंचेंगे जहां पर सब शून्य हो जाएगा, जहां पे कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि बाहरी सबसे ज़्यादा शरीर के 3-4 अंग हैं, डिवीजन जिसको कहें या विभाजन कह लीजिए। पहला स्थूल शरीर, बाहरी शरीर जो फिजिकल बॉडी आप देखते हैं, फिजिकल बॉडी इज ससेप्टेबल टू चेंज एंड इज ससेप्टेबल टू एक्सपीरियंस। आप अपने शरीर को एक्सपीरियंस करते हैं कैसे? 5 सेंसेस जो शरीर में
ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम अपने शरीर का जो है, शरीर ही नहीं, बाहरी जो भी दुनिया विश्व में हम जी रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं। वी एक्सपीरियंस दैट। तो हु इज एक्सपीरियंसिंग द बॉडी, बट बॉडी इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। एक्सपीरियंस और सटल में जाओगे तो कहाँ महसूस हो रहा है? मन। अगला पॉइंट मन है। और दूसरा, बॉडी चेंज ससेप्टेबल टू चेंज है, क्योंकि एज है, डिजीज है और ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें बॉडी को बदलती हैं। हम एक ही सिचुएशन में पूरी ज़िंदगी नहीं बिताते हैं। शरीर जो है बढ़ता है और जरा, रोग, व्याधि सबको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ससेप्टेबल टू चेंज भी है और ऑब्जेक्टिफाई भी किया जा सकता है, इसलिए फिजिकल बॉडी इज़ नॉट द रियलिटी। दूसरा पॉइंट रहता है मेंटल, माइंड। तो माइंड जो है, माइंड इज ऑलवेज ससेप्टेबल टू चेंज। आप मन के भीतर क्या है? सोच है, बुद्धि है, बुद्धि नहीं, सोच है, विचार है और भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। तो सोच और विचार और भावनाएं और संवेदनाएं दिन में 24 घंटे में न जाने कितनी बार बदल जाती हैं, तो हमेशा परिवर्तनशील हो गया। दूसरा, इन को महसूस कौन कर रहा है? कोई तो है जो इनका विटनेस है। ध्यान रखिए, इन सब के पीछे इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो कौन पाएगा? आप पाएंगे कि कोई तो है जो दृष्टा है, कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो महसूस कर रहा है। तो हमें उसको पकड़ना है जो महसूस कर रहा है। वी हैव टू कैच दैट हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ इट, जो इसे महसूस कर रहा है, जिसके लिए ये सब एक्सपीरियंस है। तो मन उस विटनेस कॉन्शियसनेस के लिए एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे वो विटनेस कॉन्शियसनेस कौन है? वो एब्सोल्यूट रियलिटी। तो यहाँ पे मन क्या हुआ? ससेप्टेबल टू चेंज, तो इम्परमानेंट है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट है, यानी वी कैन एक्सपीरियंस द इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स विच वी परसीव। इसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट में सेम चीज़ है, आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपकी शरीर का सारा बॉडी कंट्रोल। ये बॉडी कंट्रोल जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट, टेम्परेचर, ये सारा क्या है? ये सब उसके अधीन है, इंटेलेक्ट के अधीन है। तो यहाँ पे वो भी क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक है। और दूसरा, ससेप्टेबल टू चेंज है, ससेप्टेबल टू एक्सपीरियंस है, यानी हम इसे महसूस कर पाते हैं और हम और ये परिवर्तनशील है ग्रेजुअल लेवल पर। इसलिए यह भी क्या होगा? परम सत्यता को नहीं दिखाएगा। तो कोई तो है जो इसे भी विटनेस कर रहा है। समबडी इज अवेयर ऑफ दिस। देन हु इज दिस? वी हैव टू टारगेट दैट। आखिरी पॉइंट पे आता है अहंकार। अहंकार का अर्थ है, दो प्रकार के अहंकार होते हैं, एक होता है झूठा अहंकार और एक होता है सत्य, असली अहंकार। तो अहंकार का अर्थ होता है ईगो, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो। अक्सर फॉल्स ईगो होता है। तो फॉल्स ईगो जो है वो है आपका कोई घमंड की बात नहीं है। यहाँ पे आता है हर वह चीज़ जिससे हम तादाद में स्थापित कर देते हैं। एनीथिंग विच वी सुपर इम्पोज और आइडेंटिफाई विद द मटीरियल वर्ल्ड फॉल्सली, दैट इज योर नेगेटिव और फॉल्स ईगो। तो जैसे मेरा एक आइडेंटिफिकेशन कि मेरा नाम अभिजीत है, मैं इस भारत देश में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जाति है, मेरा ये संप्रदाय है, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मैंने ये पढ़ाई करी है, ये मैं जो चलता चला आ रहा है, मैं ये हूँ। इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें से हर चीज़ क्या है? चेंज के लिए पॉसिबल है। क्या मुझे पता है? ये नाम मेरा परिवार ने रखा, जाति, धर्म, ये सब मैंने डिसाइड किया? नहीं, बाय चांस हो गए। एक देश में कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, कोई यूरोप में पैदा हो रहा है, कोई अफ्रीका में पैदा हो रहा है, ऐसे कोई भारत में पैदा हो रहा है। आपके हाथ में था क्या इसका नियंत्रण कि आप कहाँ पैदा होंगे? दूसरी बात, आपका नाम आपके परिवार ने रखा, आपने खुद नहीं रखा। ऐसे ही जीवन में हर वह चीज़ें, धर्म, जाति, संप्रदाय, आपके पॉलिटिकल रिलीजियस एफिलिएशंस, आपकी हर मान्यताएं, हर वह चीज़ जो हमने अपने ऊपर बस थोप ली हैं, समाज में आ करके बस ओढ़ ली हैं, इनमें से कुछ भी हम नहीं हैं। इनमें से कुछ भी मेरी अंतिम चरम परम सत्यता का दर्शन नहीं करा सकता। नन ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स दैट हु आई एम रियली, एंड इवन दैट कि आई एम अ ह्यूमन और आई एम अ मेल और अ फीमेल, यह भी क्या है? आइडेंटिटी है। एनीथिंग विच मेक्स यू आइडेंटिफाई रॉन्गली विद द वर्ल्ड, दैट इज योर नेगेटिव फॉल्स ईगो। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे इस बात को। अब जो मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बात ये रहती है कि इस सारी चीज़ों को, अब देखिए, काल पुरुष कुंडली शुरू होती है 2 जगहों से। अब हम टॉपिक पे वापस आ गए हैं। तो काल पुरुष कुंडली शुरू होती है 5वें और 9वें भाव से। आप 5वें से चालू करिए या 9वें से चालू करिए, कहीं से भी चालू करिए, पहुंचेंगे एक ही जगह पे। तो यहाँ पे पहले हम दोनों पक्षों को ध्यान में रख के चलेंगे, पर पहले 5वें भाव से शुरू करते हैं।
पांचवें भाव में कौन है? सूर्य है। सूर्य, और यहाँ पे देखिए जिन जिन बातों की अब चर्चा होगी यहाँ पे ग्रह पर्सोनिफाई किए जा रहे हैं, ध्यान रखना। जब मैं अब इन बातों के बारे में चर्चा करूंगा, ये लिटरली नहीं है कि ग्रह यहाँ सौरमंडल में स्थित है और ये दिखा रहा है, नहीं, ये पर्सोनिफाइड वर्जन है कि सूर्य कंट्रोल्स द आत्मा। सूर्य आत्मा को दिखाता है, परम शुद्ध अद्वैत चैतन्य को दिखाता है। तो सूर्य एक पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कि इट इज जस्ट अ पर्सोनिफाइड वर्जन विच इज रिप्रेजेंटिंग प्योर एग्जिस्टेंस, नॉन डुअल कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वरना लिटरली तो सूर्य उसका खुद एक पार्ट है। ये सारे सौरमंडल, एंटायर यूनिवर्स एंड मल्टीपल यूनिवर्सेस आल्सो, एंटायर क्रिएशन विच इज अवेलेबल एंड विच यू सी और यू कैन नॉट सी, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ दैट वननेस। तो हकीकत तो वो होती है, परंतु यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, तो इसको लिटरली नहीं लेंगे, इस बात का तथ्य मर्म समझना है। तो सूर्य क्या दिखा रहा है? परम अद्वैत शुद्ध चैतन्य। यहां से शुरुआत हो रही है, सृजन प्रारंभ हो रहा है। तो ये होता है, इसे हम शिव तत्व भी कहते हैं। शिव तत्व यानी वो शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व जिसमें मैं का कोई भाव नहीं है, मैं का कोई नाम मात्र भी, मैं और यह यानी अहम और इदम, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो अहम, देयर इज नो इदम। दूसरा मतलब अहम मतलब आई एंड इदम मतलब दिस, आई एम दिस और आई एम दिस एंड यू आर दिस। तो ये जो सेपरेशन है इसे कहते हैं डुअलिटी, और डुअलिटी का मतलब है क्रिएशन जिसमें जिंदा है हम। एक्चुअल रियलिटी क्या है? वननेस, जो अभी तक आपको बताई। एक्चुअल रियलिटी क्या है? वननेस, वन सिंगल यूनिटी जिसमें ना अहम है ना इदम है। देयर इज नो आई एंड देयर इज नो दिस। इसे शिव तत्व कहते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन सूर्य करता है। यहां से सृजन प्रारंभ हो रहा है। तो अब ये जो काल पुरुष कुंडली है ये दिखा रही है कि सूर्य यहां पर शुरू कर रहा है एक चेंजलेस प्रिंसिपल है वह, यानी इट इज अ चेंजलेस प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल चेंजिंग एक्सपीरियंस, जो अभी तक मैंने आपको बताया। बट ये सिर्फ अकेले ही कुछ नहीं करता। सिर्फ अगर अद्वैत चैतन्य है और उसमें अद्वैत चैतन्य ऐसा है जो कि खुद ही चेतना, खुद इट इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ, यानी उसमें विमर्श नहीं है, तो वह तब भी वह परम सत्यता को नहीं दिखाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रकाश और विमर्श दो मिलाकर क्रिएशन करते हैं। ये पॉइंट को ध्यान रख लीजिए। प्रकाश है सूर्य और विमर्श है चंद्रमा। तो चंद्रमा और सूर्य जो है ये पर्सोनिफाइड वर्जन्स हैं प्रकाश और विमर्श के। प्रकाश का अर्थ है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जो अभी तक मैंने आपको डिस्क्राइब करी। एब्सोल्यूट विटनेस कॉन्शियसनेस विच इज द चेंजलेस प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑल चेंजिंग एक्सपीरियंस, दैट इज प्रकाश। विमर्श क्या है? विमर्श मीन्स दिस प्योर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस इज अवेयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ। तो दिस प्योर आई कॉन्शियसनेस इज अवेयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ। ये अपनी, ये शुद्ध अद्वैत चैतन्य खुद की चेतना से अवगत है, इसको विमर्श कहते हैं। तो प्रकाश और विमर्श, और विमर्श क्या है? उसकी वह शक्ति, ध्यान रखना, विमर्श है वह शक्ति जो उसको अवगत कराती है कि वह कौन है। ठीक है, तो विमर्श को, तो यहां क्या होता है कि प्रकाश को हम चित्त भी कहते हैं, चित्त मतलब शुद्ध चैतन्य, और विमर्श को हम चित्त शक्ति कहते हैं कि वह उसको एहसास कराती है कि यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। अब इसी के द्वारा सृजन प्रारंभ है। तो यहां पे सूर्य और चंद्रमा मिल करके क्या करते हैं? क्रिएशन। तो ब्रह्मांड की शुरुआत होती है उस अवस्था से जहां पे प्योर आई कॉन्शियसनेस है, वेयर देयर इज नो डुअलिटी, यानी यहां पे सिर्फ अहम विमर्श है। अहम विमर्श मतलब आई कॉन्शियसनेस, देयर इज नो डुअलिटी व्हाटसोएवर। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो इंटरनल ओन अवेयरनेस थी ये कन्वर्ट होती है आई दिस एक्सपीरियंस में। आई एम दिस पहले है कि आई एक्सपीरियंस है, मैं हूं। इसके बाद अगला एक हल्का सा, ये भी अभी भी द्वैत नहीं आया है, अभी खाली एक हल्का विचार उत्पन्न हुआ है, इसको आप नाद ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो यह रहता है अहम इदम का विचार, अहम इदम विमर्श कहेंगे। आई दिस एक्सपीरियंस, आई एम दिस, शिव शक्ति से सरोकार कर यह एक विचार में जा रहे हैं कि मैं शायद ये हूं। यह स्थिति और बढ़ती है, और बढ़ती है तो ये कन्वर्ट होती है दिस
आई एक्सपीरियंस में, दिस एम आई, दोनों में ध्यान रखना, आई एम दिस एंड दिस एम आई, दोनों में फर्क है। आई एम दिस में आई ऊपर है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। दिस एम आई में कंफ्यूजन है कि क्या मैं ये हूं, यहां प्रश्न आ रहा है। तो क्या मैं ये हूं? अभी भी आई अवेयरनेस है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, बट अब क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस धीरे 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 जो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस थी वो डिवाइड हो रही है। यही मेरा पॉइंट है यहां पे। हाउ अद्वैत कन्वर्ट्स इनटू द्वैत, नॉन डुअलिटी कन्वर्ट्स इनटू डुअलिटी। तो कैसे हो रहा है, इसको ही चर्चा किया जा रहा है। तो यहां पे दिस एम आई, दिस आई, इदम अहम एक्सपीरियंस आता है। अब इसके बाद अभी भी क्या है, ये अनडिवाइडेड ही है, पर अब यह विचार जो ये विचार था इदम और अहम का, दिस एम आई का एक्सपीरियंस जो आया है, यह अगला जन्म माया को देता है। माया वह शक्ति है, ब्रह्म की ही वह शक्ति है, शिव की ही वह शक्ति है, जो कि शिव का पूर्ण अस्तित्व जो है छिपा देती है। माया का अर्थ है माँ का, माया में माँ और या, तो माँ का अर्थ होता है मेजरेबल, माँ मतलब माप सकते हो, जिसे मेजर किया जा सकता है। और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस क्या है, इनफाइनाइट है, उसको क्या मेजर करोगे, जो इनफाइनाइट है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इफ इट इज मेजर्ड देन इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो द थिंग हियर इज दैट माया इज दैट शक्ति विच कन्वर्ट्स द इनफाइनाइट इनटू फाइनाइट, जो कि अनंत को सीमित करने लगती है। और अनंत हकीकत में कभी सीमित नहीं होता, परंतु उसको माया यह एहसास दिलाती है कि आप सीमित हो गए हैं। तो माया है एक वेलिंग पावर, आवरण शक्ति है, पर्दा डाल देती है, सत्य के ऊपर पर्दा, कंफ्यूजन पैदा करती है, डिल्यूजन पैदा करती है, और यह दिखाती है कि हम अपनी ही सत्यता को भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि आत्मबोध पाना है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है कि हम अपनी सत्यता को भूल चुके हैं, याद करना है। तो यह कर कौन रहा है, तो यहां पे सूर्य और चंद्रमा इसको कर रहे हैं। प्रकाश और विमर्श दोनों मिल करके धीरे धीरे माया का प्रारंभ होता है, और ये समय के साथ ये कॉन्शियसनेस जो है डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद एक पॉइंट पे माया ओवर पावर करती है, और ये जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस थी उसको मटीरियल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करके फाइनाइट बना देती है। फाइनाइट जब बनाती है, तो फाइनाइट बनाती कैसे है, आप जो है पुराना भूल जाएंगे, हकीकत भूल जाएंगे, और 3-4 चीजें हैं उनको छुपा देगी। तो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस यानी परम शिव तत्व में जो खूबियां हैं वो सब खूब छुप जाएंगी। तो पहला होता है सर्वकर्तृत्व, यानी एब्सोल्यूट डूअरशिप, उसको छुपा देगी। दूसरा सर्वज्ञानत्व, सर्वज्ञ, यानी जो हर चीज जानता है, एवरी नॉलेज इज इन इटसेल्फ, वो विद्या, उसको छुपा देगी। दूसरा राग, एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन एंड डिजायरलेसनेस, यानी पूर्णत्व, उसको छुपा देगी। फिर काल, काल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में काल है ही नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन। तो अब क्या होगा, काल पैदा हो जाएगा। काल का अर्थ है अगर काल के परे है तो क्या होगा, इटर्नल होगा ना, विच इज बियॉन्ड टाइम, इट मीन्स इट इज इटर्नल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो अब काल यहां पैदा होगा, तो काल से क्या हो रहा है, फाइनाइटनेस आ रही है, इटर्निटी हट करके, नित्यत्व हट करके इम्परमानेंस पैदा हो रहा है। दूसरा नियति, स्पेस, स्पेस पैदा होता है, यानी जो हरवत, स्पेस का अर्थ है बियॉन्ड स्पेस, मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त है, वो अब एक जगह सीमित हो गया, तो स्वतंत्रता बाध्य हो जाती है। तो ये 5 चीजें घट जाती हैं। माया ऐसे ही इनफाइनाइट को फाइनाइट करती है, और ये कौन कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा, प्रकाश और विमर्श मिल करके ये चीज करते हैं। तो सूर्य है वो शिव तत्व, और चंद्र है वो विमर्श तत्व। बुद्ध, और ये बुद्ध क्या है, बुद्ध है वो जो डिवीजन था थॉट में, वो बुद्ध दिखा रहा है। तो सूर्य चंद्र के आगे पीछे कौन बैठे हुए हैं, बुद्ध बैठे चंद्र के पीछे और सूर्य के आगे, यहां देखेंगे बुद्ध की राशियां हैं। तो बुद्ध क्या दिखा रहा है, दैट एक्सपीरियंस विच इज क्रिएटिंग द डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आई दिस एक्सपीरियंस एंड दिस आई एक्सपीरियंस, आई एम दिस एंड दिस एम आई, अहम इदम इदम अहम, इसको जो है बुद्ध लेके आता है। फिर अल्टीमेटली माया कौन लेके आएगा, शुक्र, वीनस। ये जो है शुक्र है माया का परम स्वरूप, जो कि सब चीजें
छुपा देता है। तो माया जो है उत्पन्न होकर शुक्र पूरी दुनिया रच डालेगा। इसके बाद मंगल है लग्न। लग्न कौन है? लग्न है कि जो एब्सोल्यूट सूर्य से मंगल पे आ गए, 5 बजे से शुरू किया मंगल मतलब आप खुद, मतलब शिव का जो अस्तित्व था वो अब सीमित पुरुष अवस्था में स्थिर हो गया है। यानी फाइनली द एब्सोल्यूट नॉन डुअल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस हैज कन्वर्टेड इनटू द फाइनाइट आत्मा। वो फाइनाइट आत्मा में इंडिविजुअल पुरुष में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे पुरुष और प्रकृति बनते हैं, और ये पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट ये सांख्य और योग से डिफरेंट है। सांख्य और योग में जो पुरुष प्रकृति का दिया गया है कॉन्सेप्ट वो अलग है, और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये तंत्र फिलॉसफी का है। तो यहाँ पे पुरुष का अर्थ है इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो यहाँ जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस थी, इट हैज फाइनली कन्वर्टेड इनटू फाइनाइट लिमिटेड इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इसे पुरुष कहते हैं, लिमिटेड सेंटिएंट बीइंग। इसके अलावा तो पुरुष के सामने कौन है? पुरुष के सामने है मतलब मंगल। मंगल मतलब पुरुष जो फाइनाइट लेके बैठा है कि अब एक शरीर प्राप्त हो गया, चेतना प्राप्त हो गई। पर यहां पे कंफ्यूजन है कि मैं कौन हूं। मैं भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि माया खड़ी थी। पर अब इसके सामने कौन है? इंडिविजुअल प्रकृति। तो पुरुष मीन्स सब्जेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ आई एम दिस। तो ये सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, ये मैं हूं, ये मेरी बॉडी है जो हम अपने आप को समझते हैं। दिस इज आई, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई माइंड, दिस इज माई ईगो, दिस इज माई इंटेलेक्ट, दिस इज माई लाइफ। ऑल दीज थिंग्स आर द लग्न। दिस इज द फर्स्ट हाउस। ये वो है यानी जो आप अपने आप को समझते हैं, दैट इज फर्स्ट हाउस। एंड यू ऑलवेज adhere or identify with the limited sentient being, never the entire absolute consciousness। कभी नहीं करते। ऐसे ही ठीक सामने मंगल के कौन है? शुक्र। शुक्र है इंडिविजुअल प्रकृति, यानी अब एक है पुरुष, मैं हूं, और मेरे चारों ओर माया है। एनवायरमेंट जहां पे जिंदा हो, जहां जी रहे हो, वो एनवायरमेंट खड़ा हुआ है, जिसको महसूस कौन करेगा? पुरुष। और क्यों करेगा? दर्शन करने के लिए प्रकृति का। तो प्रकृति का दर्शन कौन करा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे? शुक्र करा रहा है, जो मंगल के ठीक सामने बैठा है। तो ये है ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डुअलिटी खड़ी हो गई है अब। यानी मंगल सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट हाउस, एंड 7th हाउस वीनस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हर वो ऑब्जेक्ट दुनिया में जो अब आप महसूस कर सकते हैं, जो कि ससेप्टेबल टू चेंज है और एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा फिर आगे क्या रहेगा कि यहाँ पे फिर प्रकृति किस प्रकार की है? 3 तत्वों की है, सत्व गुण, रजस गुण और तम गुण। तो ये सत्व, रजस, तमस मंगल, शनि और बृहस्पति मिल करके खड़ा करते हैं। और प्रकृति फाइनली जो है परिवर्तित होती है अंतःकरण में, मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, 5 महाभूतों का निर्माण होता है, जिससे पूरा कॉस्मिक क्रिएशन और इंडिविजुअल जो ह्यूमन हाईएस्ट जो एक मैनिफेस्टेशन है कॉन्शियसनेस का, वो ह्यूमंस में है। क्योंकि हमारे पास ही शक्ति है सोचने की, विचारने की, बाकी प्राणियों में ये शक्ति नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज इन ह्यूमन बींग्स। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसको ये काल पुरुष कुंडली कैसे दिखाती है वो अभी आपको हमने बताया। तो मंगल क्या कर रहा है? फर्स्ट हाउस इज योर फाइनाइट बॉडी। तभी हम अभी इसकी आगे चर्चा होगी आगे के बेसिक्स में, कि फर्स्ट हाउस इसीलिए हमको खुद को दिखाता है, हमारे शरीर को दिखाता है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार को दिखाता है, हमारी स्वास्थ्य को दिखाता है। और मंगल किसका कारक होता है? मंगल कारक होता है शरीर में अग्नि तत्व का। तो अग्नि कौन सी अग्नि? अग्नि के 2 पहलू होते हैं, ध्यान रखें। अग्नि के 2 पहलू होते हैं, एक होता है लाइट, एक होता है हीट। तो अग्नि में प्रकाश भी है और अग्नि में तापमान भी है। तो ताप का कारक होता है मंगल, और जो प्रकाश का कारक होता है सूर्य। तो प्रकाश जो है कन्वर्ट हो रहा है इंडिविजुअल बीइंग में, जिसमें हीट अवेलेबल है। और हीट का अर्थ है मिनिमम बॉडी सस्टेनेंस के लिए जो एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मंगल इस वजह से इंडिविजुअल बीइंग को दिखाएगा। तो ऐसे यहाँ से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 9वें भाव को भी लेते थे फटाफट। 9वें भाव से भी क्रिएशन देख सकते हैं। 9वां भाव में आता है गुरु। 9वां भाव होता है आपका, गुरु का तत्व है आकाश का। हाँ, आकाश तत्व जो है, आकाश और जो अभी मैंने अद्वैत शुद्ध चैतन्य की जो बात करी थी, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
इसका कॉन्सेप्ट आपको आकाश का और प्राण का ये मिलेगा सांख्य और योग में। तो उस फिलॉसफी के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है। तो गुरु है आकाश तत्व, और यहाँ अगर कुंडली में देखेंगे तो ये उसी फॉर्मेशन में जो है एग्जिस्टेंस डेराइव हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो है अगर कॉस्मिक क्रिएशन होता है तो फर्स्ट इज आकाश, नंबर 1 पे आकाश है। आकाश से वायु आता है, वायु से अग्नि आती है, अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आती है। तो यहाँ पे जुपिटर क्या है, गुरु है आकाश का कारक, शनि है वायु का कारक, फिर मंगल आ रहा है क्योंकि बृहस्पति, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, तो अग्नि आ रही है। अग्नि के बाद कौन है, शुक्र जो जल का कारक होता है, फिर बुध जो पृथ्वी का कारक होता है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आकाश वायु को जन्म देता है, वायु अग्नि को जन्म देती है, और अग्नि जल को जन्म देती है, और जल पृथ्वी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये तत्वों के माध्यम से भी ठीक है, परंतु आकाश तत्व जो है वो परम शुद्ध अद्वैत चैतन्य की जो अभी तक मैंने बात करी उसी का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट सेम थिंग। इट इज ऑल्सो द चेंजलेस प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल चेंजिंग एक्सपीरियंस विच यू कैन नॉट सी विदाउट द फॉर्म, विजिबल फॉर्म। जब तक वो एक ऐसा एंटिटी है, जब तक वो अपना कोई फॉर्म नहीं लेगा तब तक आप उसे देखे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आकाश उसको कहते हैं। आकाश का मतलब आसमान नहीं होता है, आकाश का मतलब है ये पॉइंट जो अभी तक बोला। दूसरा है आकाश के साथ ही जो जुड़ी होता है वो होता है प्राण। प्राण सिर्फ ये नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, प्राण है। प्राण कई प्रकार के होते हैं और प्राण शरीर के बाहर भी होता है। प्राण का अर्थ है इन शॉर्ट एनर्जी, सिंपल भाषा में एनर्जी। तो एनर्जी जो है वह क्रिएट करती है। आकाश एनर्जी को, आकाश और प्राण साथ में स्थित होते हैं, परंतु आकाश निर्माण नहीं करता। आकाश निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और निर्माण कौन करता है, प्राण करता है। तो प्राण इज एनर्जी। तो यहाँ पे उस पॉइंट से भी अगर देखा जाएगा तो भी 9वें भाव से भी अगर चालू किया जाए तो आकाश ने वायु को जन्म दिया। तो आकाश का अर्थ था एब्सोल्यूट रियलिटी, वायु का अर्थ है कि अब यहाँ पे क्रिएशन शुरू हुआ है। वायु का मतलब है मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब कोई चीज बहना शुरू हुई है, चालू हुई है। तो यह हुआ वायु तत्व। इसके बाद आता है अग्नि। अग्नि का अर्थ है अब मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, घर्षण होगा। मूवमेंट हो रहा है तो किसका मूवमेंट था, एनर्जी, प्राण का, और उसमें क्या होगा, घर्षण, फ्रिक्शन। मूवमेंट से जो है क्रिएशन प्रारंभ होता है, अग्नि बनती है। अग्नि का अर्थ है लाइट एंड हीट दोनों, तो यहाँ फ्रिक्शन है तो उससे भी क्रिएशन। दूसरा, अग्नि जब कूल डाउन हो तो क्या होगा, जल का पहलू आएगा जो कि फॉर्म, विजिबल फॉर्म दिखाता है, क्योंकि वायु में क्या है, एक्सेसिव केओस, एंड अग्नि में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद इन दैट एक्सेसिव केओस, दैट इज फायर। एंड व्हाट इज जल, वाटर, कूलिंग डाउन ऑफ दैट chaotic situation और एंट्रोपी विच यू कॉल दैट, उसका कूलिंग डाउन है, जिससे कि धीरे धीरे करके अब फॉर्मेशन जो क्रिएट हुआ है वो दिखना शुरू हो रहा है, और फाइनली क्या होगा, वो क्लम्प आउट करेगा और पृथ्वी बनेगा। पृथ्वी का अर्थ है सॉलिड बनना। तो प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये जितना भी आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब देखते हैं, दैट इज पृथ्वी तत्व है। ये सब यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये यहाँ से भी चालू हो सकता है और सूर्य से भी। तो 5वें से शुरू करो, 9वें से शुरू करो, इट डज नॉट मैटर, दोनों से सेम चीज दिखाई पड़ती है। ये है काल पुरुष कुंडली। ये दिखाता है कि कैसे हर ग्रह हर चीज का निर्माण कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। तो मेरे ख्याल से अब काफी कुछ आज नई चीजें सीखे होंगे, मेरा ये अनुमान है। तो आगे और भी ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए और आगे इस सीरीज में कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अन्यथा आज से अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।